हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और बदहाल व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार की कोशिशों पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को मरते हुए देखना चाहती है। आखिर कभी दिल्ली तो कभी यूपी, राज्य सरकारों पर इस महामारी के बीच अदालतें ऐसी सख्त टिप्पणियां क्यों कर रही? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप जनता के अधिकार की बात करने वाला शो दस्तक देख रहे हैं, जिसमें हम आज पूछ रहे हैं कि आखिर महामारी कोरोना में हमारी सरकारों को क्या हो गया है, हमें आपको क्या हो गया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर देखिए। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर की तस्वीर है। बुजुर्ग अपनी पत्नी को साइकिल पर लेकर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी इस बुजुर्ग की मदद नहीं की। यहां तक कि गांव वालों ने इस बुजुर्ग को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया, क्योंकि हर किसी को कोरोना का डर था। ये बुजुर्ग साइकिल पर अपनी पत्नी के शव को लेकर भटक रहा था। जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो बुजुर्ग ने पत्नी के शव को साइकिल से बांधा और वो अंतिम संस्कार के लिए चल दिए। बाद में पुलिस आई, शव को कफन में लपेटा, जौनपुर के राजघाट पर अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया अपनी निगरानी में करवाई। ये बेहद दिल दुखाने वाली दर्दनाक घटना इस बात का सबूत है कि हमारी सरकारें न तो कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर पाई हैं और न ही वो जनता को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं ही दे पा रही हैं, जिसके खिलाफ आज आपको दस्तक देनी बहुत जरूरी हो गई है। हम आज पूछेंगे कि इस रात की सुबह कब होगी। दूसरी दस्तक कोरोना के वैक्सीनेशन पर लग रहे ब्रेक के खिलाफ हम देंगे। वैक्सीन की कमी बताकर 3 राज्यों ने 18+ आबादी को वैक्सीन लगाना आगे टाल दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है? तो दस्तक में हम लगातार अलग अलग राज्यों में इलाज के लिए परेशान होती जनता के दर्द से आपको रूबरू करवा रहे हैं और करवाते आए हैं, हर रोज करवाते हैं। तो आज हम आपको राजस्थान ले चलने वाले हैं, जहां पर सरकार ने कोरोना के मरीजों की मदद के लिए एक अलग वेबसाइट तो बना दी, लेकिन फिर भी लोग भटक रहे हैं। बीकानेर से जयपुर तक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत की शिकायतें मिल रही हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। जनता को बीमार अस्पताल देने वाली सरकारों के खिलाफ आप दस्तक दीजिए। कोविड सेंटर के हालात है, रात को 45 मिनट एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाती है। पीबीएम हॉस्पिटल के हालात बहुत विकेट होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लगभग अभी आधा घंटा से नहीं है और ये ऑक्सीजन लेवल है जो बहुत नीचे टूट गया है। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये जो 23 पे आ गया है। ये 95 पर मेंटेन करना चाहिए, जो 23 पर चल रहा है अभी। राजस्थान के बीकानेर का पीबीएम अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जो दावा करता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में अपनों का इलाज करवाने वाले ऐसा नहीं मानते और ऑक्सीजन की कमी से मौत का दावा कर रहे हैं। यह पीबीएम हॉस्पिटल कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई 30 मिनट रुकने की वजह से इन सीरियस मरीजों की मौत हो गई है और ये इनके परिजन है जो बिलक रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म होने के कारण डॉक्टरों की लापरवाही, पापा जी की मौत हो गई और ये रात को रोज का काम है। ये बोतल उतारने तक नहीं आ रही, ये जो ड्रिप लगी होती है वो उतारने तक नहीं आ रही है। इतनी लापरवाही इन लोगों की बोल रहे हैं कि हम बाद में उतार लगे रहते हैं। ये फोन पे लगे रहते हैं। अभी तक डेथ हुए को 10 मिनट हो गए, अभी तक सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचा यहाँ। पीबीएम अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ तीमारदार सोशल मीडिया पर अस्पताल की वीडियो वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 3 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो मरे वो बेहद गंभीर अवस्था में थे। 24 घंटे की सप्लाई होनी चाहिए ना ऑक्सीजन की, लाइट की हॉस्पिटल में। कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, अंदर सब सो रहे हैं। कंपाउंडर रजिस्टर कोई इंचार्ज नहीं बैठा ना? कोई नहीं है, सब सो रहा है, कोई आता ही नहीं है। रात को 11 बजे ये देखो लो आ रहे हैं, प्रेशर सबके लो आ रहे हैं। ये यहाँ कोई नहीं है। राजस्थान में रोजाना 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं।
जिसने राज्य के सरकारी अस्पतालों की हकीकत सबके सामने ला दी है, जिसमें इलाज करवा रहा आम आदमी भेदभाव का भी शिकार हो रहा है। ये देखो, पिछले लगभग 45 मिनट से ऑक्सीजन बंद है, सप्लाई बंद हो रही है। और ये जो जेलर है, जेलर के लिए अलग से इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन बाकी मरीज भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। जेलर के लिए अलग से ये टंकी लेके आए हैं और अलग से वीआईपी व्यवस्था हो रही है इनके लिए। इनका वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी लोग वो उधर मरने के लिए छोड़े हुए हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा है। जो वीआईपी नहीं है वो मरेंगे और जो वीआईपी है उनको बचा लिया जाएगा। ये हो रहा है। इनके लिए ये सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है वो हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल प्रशासन के लिए सिर्फ एक यही, इतने लोगों में ये है कि कीमती है, बाकी इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। हर हादसे की तरह बीकानेर के इस अस्पताल में मरीजों की मौत की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर इस अस्पताल की बताए जा रहे ऐसे वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं। बीकानेर की तरह जयपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे तीमारदार कर रहे हैं। जयपुर के कालवाड़ के इस खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिससे घबराकर अस्पताल का स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया। जिसके बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार को यहाँ पर मरीज के रिश्तेदार दूसरे अस्पतालों की तलाश में जाते मिले और कुछ इस तरह खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते मिले। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में, यह देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं अपने लोगों को यहाँ पर दाखिल कराया था, तब कहा गया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हालत है अभी यहाँ पर अस्पताल में। स्टाफ नहीं है, जैसे ऑक्सीजन लेके आए अभी स्टाफ बक जाएगा, स्टाफ नहीं है। ये है सर, जो ऑक्सीजन हम पहले लगाएंगे खुद लेके आते हैं, फिर भी स्टाफ नहीं मिलता। स्टाफ कल बक गया था पूरा। ये जो है सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, जिनके परिजन खुद लेके आ रहे हैं, स्टेशन पर सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है, आप लोगों को खुद यहाँ पर सिलेंडर लेके आना पड़ रहा है, अस्पताल में नहीं है। नहीं है। राजस्थान में भी हालात बाकी राज्यों की तरह है, जहां कोरोना महामारी ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है, जिसमें लोग इस तरह से जमीन पर इलाज करवाने को मजबूर हैं और कुछ को ये भी नसीब नहीं हो रहा। पाली जिले में 65 साल की बुजुर्ग की इलाज न मिलने से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित अस्पताल के बाहर आकर भी ऑटो में ही ऑक्सीजन का इंतजार करती रही, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो परिजनों ने हंगामा किया। सिलेंडर मरीज के पास पड़ा है, किस काम का? आग लगा लो, इससे बढ़िया हॉस्पिटल। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बुजुर्ग ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। राजस्थान में यह हाल तब है जब राजस्थान सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें कहां कितने अस्पतालों में बेड खाली हैं, इसकी भी जानकारी होने का दावा सरकार करती है। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि जयपुर में जो खाली बेड दिखाए जा रहे हैं वो असल में खाली नहीं है। और जो फोन नंबर दिए गए हैं उसमें एक ने कहा कि ये नंबर बेड बताने के लिए नहीं है, तो दूसरे ने कहा कि अस्पताल में कोई बेड ही नहीं है। वेंटिलेटर खाली है क्या कहीं पर? सर 220 51 76 पर करो सर। वहाँ तो फोन मैंने किया था, उठा के रख दे रहे हैं। हाँ तो वही बताइए सर। तो आपका नंबर दिया हुआ है मैडम, ये कोविड-19 दिया हुआ है, हमें इनका नंबर दिया हुआ है। वेंटिलेटर आरएचएस में है, जयपुर में कहीं खाली नहीं है। तो आप वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 5 खाली हैं। किसमें? ये जो कोविड-19 वेबसाइट जहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है। कौन सा नंबर खाली दिखा रहा है? नहीं, इसमें तो जिलेवार दिखाता है कि कहाँ पर कितना खाली है, कितना भरा हुआ, उसमें दिखा रहा है कि 5। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि आरएचएस जयपुर में खाली नहीं है। तो कहाँ खाली है बता सकती हैं आप? नहीं सर, अभी तो कहीं खाली नहीं है। तो देखा राजस्थान के अस्पतालों में न बेड और न ही ऑक्सीजन, मरीजों का भगवान भरोसे ही इलाज हो रहा है। और ये इनके परिजन हैं जो बिलक रहे हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है। कहते हैं कि मुश्किलों में ही इंसानियत का इम्तिहान होता है। ऐसी ही एक दास्तान नागपुर से आई।
कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती 85 साल के एक बुजुर्ग ने अपना बेड एक जवान के लिए छोड़ दिया। बोले कि मैं अब अपनी जिंदगी जी चुका हूं, इस जवान के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेड इन्हें ही मिलना चाहिए। उनके त्याग की ये मिसाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कोरोना की महामारी में इंसानियत की बेमिसाल कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल दास्तान में बताया जा रहा है कि कोरोना से लड़ रहे 85 साल के एक स्वयं सेवक ने एक युवा की जान बचाने के लिए अनोखा त्याग दिया। वायरल ट्वीट में कहा जा रहा है, मेरी उम्र 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे मेरा बेड दे दें। ये तस्वीर नागपुर के 85 वर्षीय नारायण भावराव दा भाटकर की है, जो अपना बेड देने के लिए 3 दिन बाद चल बसे, लेकिन अपने पीछे मानवता की मिसाल छोड़ गए। दरअसल नारायण भावराव दा भाटकर आरएसएस के स्वयं सेवक थे। बड़ी मशक्कत से उनकी बेटी ने नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में बेड का इंतजाम करवाया था। उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। एम्बुलेंस से खुद पैदल निकलकर अस्पताल गए थे। उन्हें बेड मिल गया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा। वो अपने 40 साल के पति को बेड दिलाने के लिए जार जार रो रही थी। नारायण दा भाटकर ने डॉक्टर से कहा, मैं अब 85 साल का हुआ हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ, इस जवान का जिंदा रहना मेरे से अधिक महत्व का है। उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। इस मामले पर नागपुर के मेयर क्या कहते हैं, जरा उनकी सुन लीजिए। सिचुएशन देखने के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए उनको वहाँ एक चेयर बैठने के लिए दी गई और हमारी कैजुअलिटी में एक बेड पर उनको लेटने के लिए कहा गया। लेकिन उस जगह पर उन्होंने ये कहा कि तुरंत एडमिट पेशेंट नहीं हो सकता है क्या करके। उनको बताया गया कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए पहले हम कैजुअलिटी में उसको एडमिट करते हैं, उसके पश्चात हम उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल में टोटल प्रोसेस करके एडमिट करते हैं करके। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। मेयर ने तो ये बताया कि नारायण राव अस्पताल में आए थे, उन्हें बेड दिया गया था, लेकिन आगे की कहानी से उन्होंने अनभिज्ञता जताई। हालांकि जिस रोज अस्पताल से नारायण राव निकले, उसके 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर उनके त्याग की कहानी वायरल होने लगी। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। 1 मई को 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी और इसके लिए आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। शुरुआती 3 घंटे के अंदर करीब 80 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। यह आंकड़ा बताता है कि हमारे देश में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कितने बेकरार हैं। फिर भी कोरोना से प्रभावित 3 राज्यों में वैक्सीनेशन को टाल दिया गया है। मैं ये कहूंगा कि वैक्सीन हेल्प मी, क्योंकि एक अच्छी बात ये थी कि हमारे में कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, बट डेफिनेटली वैक्सीन हेल्प और हमारी डिजीज की सिवियरिटी बहुत कम हुई। जैसे आजकल लोगों में मारामारी, रेमडेसिविर है, टैमफ्लू, इस तरह की दवा मुझे कोई भी नहीं लेनी पड़ी। डॉक्टर राकेश कपूर वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर कोरोना से संक्रमित जरूर हुए, लेकिन वैक्सीन के बलबूते वो आसानी से इस खतरनाक वायरस के जाल से बाहर आ गए। मुझे वैक्सीन लगने का फायदा ये हुआ कि जो डिजीज की सिवियरिटी थी वो कम हुई। निगेटिव आने में 3 हफ्ते लगे। सिम्टम्स में बॉडी एक हुआ, जिसको माइल्जिया कहते हैं, गला खराब हुआ। 3-4 दिन बाद मेरा टेस्ट और महक चला गया। इसके सिवा चेंजेस नहीं आए। सारा देश उनकी तरह कोरोना के खिलाफ इसी तसल्ली से जीना चाहता है। इसीलिए जब आज 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो कोविन पोर्टल का सर्वर क्रैश हो गया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से दावा किया गया कि रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर एक दिन में 50 लाख लोगों का टेस्ट रजिस्ट्रेशन किया था। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद ये संख्या 2 गुनी हो गई हो, इसीलिए इस तरह की परेशानी सामने आई हो, जिसके लिए वो तैयार है। लेकिन भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सबसे अहम चरण की सिर्फ यही चिंता नहीं है। 1 मई से सरकार ने 18 साल से ऊपर की आबादी को टीका लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले ही कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों
जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, उन्होंने टीकाकरण टाल दिया है। ऐसा करने की वजह इन राज्यों ने वैक्सीन डोज की सप्लाई में हो रही देरी बताया है। राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम 15 मई से शुरू किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने ये नहीं बताया कि वो कब 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाएंगे। 18 से 45 साल के बीच के एज ग्रुप के लिए आज पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या 1 मई से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है कि महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है वो बहुत ही ज्यादा है। आज भी अगर जो बात करें, मुंबई के ज्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। पंजाब, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री इसे लेकर पहले ही साझा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर चुके हैं कि वैक्सीन न मिलने से वो 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाएंगे। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख, इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार टीकाकरण के इस अहम चरण की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें वैक्सीन की उपलब्धता, सप्लाई और इसकी योजना को लेकर चर्चा हुई। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटाने का ऐलान किया। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि राज्यों को 400 की जगह अब कोविशील्ड 300 रुपए में दी जाएगी। इसके बाद केंद्र को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रति डोज 150 रुपए की मिलेगी। राज्य सरकारों को कोविशील्ड के लिए 300 रुपए और कोवैक्सीन के लिए 600 रुपए देने होंगे। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड के लिए 600 रुपए और कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपए चुकाने होंगे। इस फैसले से राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीद पाएंगे। विपक्षी दलों की राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी के अलावा महंगी वैक्सीन को लेकर भी शिकायत कर रहे थे। ऐसे में ये फैसला वैक्सीन को लेकर मचे विवाद को थोड़ा ठंडा जरूर करेगा। वहीं वैक्सीन की कमी को रूसी वैक्सीन के जल्द भारत पहुंचने के साथ पूरा करने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि 1 मई से रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी, जिससे देश के टीकाकरण अभियान को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति की आज हुई बातचीत में भी इस वैक्सीन का खास तौर पर जिक्र हुआ। इस तरह 1 मई के बाद भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन के साथ रूसी वैक्सीन भी उपलब्ध होगी, जिससे हालात कुछ तो बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ स्नेहा मोरदानी, दिल्ली आज तक। अगरतला के जिलाधिकारी ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया था वो उन्हें अब महंगा पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर उनकी इस कारस्तानी की जमकर फजीयत हो रही है। और इतना ही नहीं, राज्य में सत्तासीन बीजेपी के 5 विधायकों ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डीएम को हटाने की मांग कर डाली है। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। शादी के गाढ़े रंग में भंग बढ़ गया। त्रिपुरा के अगरतला के एक मंडप में जब डीएम अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई थी। डीएम साहब तो इतने ताव में थे कि उन्होंने बारातियों को भगा दिया, दूल्हे दुल्हन को मंडप से बाहर भगा दिया। इसको अरेस्ट करिए, इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो, चलो इसको। ये क्या नाम है? रुको,
और तो और उन बेचारे पंडित जी को भी एक चपत जमा दी जो शादी करवाने के लिए आए हुए थे। अगरतला पश्चिम के डीएम शैलेश यादव ने 26 अप्रैल की रात शादी के मंडप में जो उधम मचाया, अब वो उन पर भारी पड़ रहा है। उत्साह में आकर उन्होंने बहादुरी तो बहुत दिखाई, लेकिन अब ये मामला उनके खिलाफ जा रहा है। यहाँ पे शादी करवाने वाले पंडित को पीटना डीएम को महंगा पड़ सकता है। शादी में मौजूद पुलिस वालों को अपशब्द कहना भारी पड़ सकता है। शादी में हंगामा करके दूल्हे दुल्हन को मंडप से बाहर करने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है। शादी के अनुमति पत्र को फाड़ने की घटना उनके खिलाफ जा सकती है। प्रचार हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, पश्चिम अगरतला के डीएम शैलेश यादव ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया, उससे त्रिपुरा की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के सिपहसालार खफा हो गए हैं। बीजेपी के 5 विधायकों ने शैलेश यादव के खिलाफ जांच की मांग की है। विधायकों ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डीएम को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। जाके शादियां रुकवा दी और वहां पे जो पुरोहित थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो 70 से ज्यादा उम्र है जिनकी, उनको वो मारा। वो अच्छा नहीं है। ब्राइड को मारा, ग्रूम को मारा, उनके जो गार्डियंस उनको गालियां दी। He used filthy languages, abusive languages. वो डीएम के शोभा नहीं देता। तो हमने आज एक चिट्ठी लिखा 5 विधायक जने हमारे जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी को इमीडिएट कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिन विधायकों ने डीएम के खिलाफ चिट्ठी लिखी है उनमें आशीष कुमार साहा, राम प्रसाद पॉल, आशीष दास, सुशांत चौधरी और दीबा चंद्र हरंगखा हैं। शादी के मंडप में डीएम की कारगुजारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग डीएम को अपने निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाकी बातें एक तरफ, पर जिस अहंकार और उद्दंडता के साथ अगरतला के डीएम ने विवाह कराने आए पंडित को बिना कुछ बोले थप्पड़ जड़ा, वो दर्शाता है कि आजादी के बाद भी औपनिवेशिक शासन खत्म नहीं हुआ है। गोरों की जगह अब बस इसे सरकारी बाबू चला रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग अगरतला और हैशटैग डीएम शैलेश यादव सस्पेंड ट्रेंड करने लगा। लोगों का आक्रोश डीएम शैलेश यादव के खिलाफ उमड़ने लगा। दुल्हन के भाई शरदजीत देवदास ने फेसबुक पोस्ट पर पूरी घटना बयां की। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ शादी का परमिशन लेटर भी पोस्ट किया, जिसकी कॉपी को डीएम ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। इस परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा था कि शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। दुल्हन के भाई ने लिखा है कि शादी का शुभ मुहूर्त रात 11:30 बजे तक था। इसकी सूचना भी जिलाधिकारी को दे दी गई थी, फिर भी उन्होंने हंगामा किया। शरदजीत देवदास ने डीएम के एक्शन पर सवाल उठाते हुए पूछा है, डीएम शैलेश यादव जी, बताइए हमारी गलती कहाँ है? जब आपने सारे आदेश जारी किए तो उन कागजों को सबके सामने क्यों फाड़ दिया? अगर अनुमति नहीं थी तो समारोह करने का आदेश क्यों जारी किया? क्या हमारे राज्य में हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करना गैर कानूनी है? क्या हमें शुभ मुहूर्त का पालन नहीं करना चाहिए? सरबजीत दास ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अगर हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं साहब, तो भीड़ के सामने असभ्य भाषा का प्रयोग भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार ही है। You people have forgotten your police training. बहुत हैरास हुए हैं, तो सबका तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल। मेरे पापा कार्डियक पेशेंट है, मेरी मम्मी डायबिटिक है। सो लेकिन सर जितना सपोर्ट आ रहा है, वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स मेंटली, ताकि हम लोग और स्ट्रेस ना लें। हम लोग अपने आप को कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा ठीक रखने के लिए। आपको बता दें कि डीएम ने दुल्हन के भाई को एजुकेटेड फूल कहा था। अपनी पोस्ट में उन्होंने डीएम को संबोधित करते हुए कहा है कि वो कोलकाता के सबसे बड़े कोविड सेंटर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोविड से हुई मौतों को देख चुके हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी पता है। उन्होंने त्रिपुरा सरकार से गुजारिश की है कि शादी जैसे शुभ अवसरों पर त्रिपुरा के लोगों को ऐसा अपमानजनक उपद्रव न देखना पड़े जैसा कि उनके परिवार ने देखा है। अगरतला से प्रवीर और हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। डीएम का काम है जिले में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना, लेकिन पश्चिम अगरतला के डीएम साहब तो सिंघम बन गए।
दूल्हा दुल्हन को मंडप से उन्होंने निकलवा दिया, बारातियों को पुलिस से डंडे पड़वा दिए, पुलिस वालों को धमकाया तो शादी करवाने वाले पंडित जी को भी थप्पड़ मार दिया, लात जड़ दी। जो पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर अगरतला पश्चिम के जिलाधिकारी शैलेश यादव ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया वो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 26 अप्रैल की रात अगरतला के एक मंडप में शादी समारोह चल रहा था। उस दौरान जिलाधिकारी शैलेश यादव अपनी टीम के साथ एक विद्युत केंद्र के निरीक्षण के लिए निकले थे। रात काफी हो चुकी थी। इसी बीच उन्होंने शादी के मंडप में हलचल देखी तो सीधे मंडप में घुस गए। उस वक्त शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। मुहूर्त रात 11:30 बजे का था। उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन डीएम साहब पहुंचे तो उनका पारा हाई हो गया। अपनी टीम के साथ वो घरातियों और बारातियों पर टूट पड़े। रास्ते में बेचारे पंडित जी मिल गए। डीएम साहब ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद शामत बैंड वालों की आई। वो सिर पर पांव रखकर मंडप से भाग खड़े हुए। डीएम और उनकी टीम ने किसी को भी नहीं बख्शा। किसी के साथ धक्का मुक्की की तो किसी को मिली फटकार। बारातियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे डाली। दुल्हन के डॉक्टर भाई को डीएम ने पढ़ा लिखा मूर्ख तक कह दिया। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। दुल्हन पक्ष के लोगों ने डीएम को शादी का परमिशन लेटर दिखाया। ये लेटर खुद डीएम ने ही जारी किया था, लेकिन सिंघम के अवतार में आ चुके डीएम साहब तो आपे से बाहर थे। लेटर को उन्होंने हाथ में लिया और उसकी चिंदी चिंदी उड़ाकर फेंक दी। डीएम साहब फिल्मी अंदाज में आ गए। बारातियों और घरातियों की मजम्मत करने के बाद वो वहां से मौजूद पुलिस वालों पर भी पिल गए। एक पुलिस अफसर की उन्होंने मौके पर ही क्लास लगा दी। कितने लोग इधर काम कर बोलो। तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो उसके साथ चलो। सर वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। डीएम साहब तो मौके पर मौजूद पुलिस वालों को छठी का दूध याद दिलाने पर आमादा थे। उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद डीएम ने आला अफसरों को फोन लगा दिया, पूरा माजरा बताया और ईस्ट अगरतला के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है। इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली I have to recommend suspension, immediate suspension of West Agartala Police Station OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. डीएम शैलेश यादव यही नहीं रुके। पूरे हंगामे के बाद उन्होंने इस शादी मंडप समेत 2 मंडपों को साल भर के लिए सील भी कर दिया। ये पूरा मामला जब सुर्खियों में आया तो डीएम साहब की सिंघम के तर्ज पर बहादुरी उनके खिलाफ चली गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चल गया। उनके खिलाफ दुल्हन के भाई की फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई। अगरतला से प्रोबीर और हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, कोई व्यवस्था की मार से करा रहा है। जो दिल्ली इन दिनों आपको और हमें दिखाई दे रही है, ऐसी दिल्ली की कल्पना कभी ना आपने की थी ना हमने की थी। ये दिल्ली दिल वालों की नहीं है, ये दिल्ली दर्द वालों की हो गई है। प्लीज मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है,
घटते जा 57 प्राइवेट हॉस्पिटल का हम नहीं लेंगे, अब इमरजेंसी का लेवल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या सब हो गया। अजीब अराजकता फैली है दिल्ली में। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। 3 बच्चों के साथ ये महिला सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर बदहवास है, ये जानने के लिए कि उसके पति जिंदा भी हैं या नहीं। ये पूरा परिवार है और ये परिवार परेशान क्यों है, इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं कि उनके मरीज अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ये पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। सर प्लीज। आपके पति हैं प्रशांत, क्या हुआ? सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गए। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे 3 बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस हमारी पूरी फैमिली सर यहाँ खड़ी है, हमें मार दीजिए। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पिता अंदर एडमिट है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में। क्या कुछ जानकारी मिली? कुछ भी नहीं सर। वो कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है, किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं, किसी की डेथ हुई है सर, मेरे किसी की डेथ मारने लगे हैं सर। ये सर उसको दीजिए, हमारे पेशेंट को वापस हमें वापस कीजिए, हमारा पेशेंट, पापा को वापस दिला दीजिए सर, ये बिल्कुल पागल हो जाएगा नहीं तो। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका अपना जो अस्पताल में भर्ती है उसकी स्थिति क्या है। व्यवस्थाओं की चिंदियां इस कदर उड़ेंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। पहले टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अगर आप पॉजिटिव आए तो अस्पतालों में दाखिला, और फिर अस्पताल में दाखिला तो वहां की अलग परेशानी। ये दिल्ली का सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक सरदार पटेल कोविड सेंटर है, और यहाँ पर आपको ये जो गेट है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। इस गेट पर लोग खड़े हैं जानकारी लेने के लिए। उस तरफ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान हैं जो कि नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकायत यह है कि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। क्या उत्तम नगर से सर लोगों को जानकारी मिल नहीं रही है? सर कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर तो लिख रहे हैं, मगर रेमडेसिविर मिल कहाँ रही है ये कतारें देखिए, और इन कतारों में लगे लोगों की बेचारगी समझिए। नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। तो अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है, अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। हमें इस वक्त पूरी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर, जो कि नॉन कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हर एक वो मुसीबत झेल रहा है जो कोविड सेंटर्स को झेलनी पड़ रही है। यहाँ के बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ आसपास की कोई भी अगर बीमार पड़ता है और कोरोना टेस्ट
कराए या ना कराए, स्टेटस बताए या ना बताए, लेकिन अगर इमरजेंसी में आता है तो उसकी दवा दारू जरूरी है। इसलिए जो कोविड पेशेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी कमी इस हॉस्पिटल को झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, पूरा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर सोर्स करने में यहाँ पर लग जाता है। लोग परेशान हैं और मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हालत भयानक है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है, उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पाने में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत प्लीज ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।